हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन और आज हम हमारे हेमेटोलॉजी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं माइक्रो एंजियोपेटिक हेमोलाइटिक अनीमिया को। इसके पहले हमने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को बहुत ही अच्छे से समझा। अब आज हम देखने वाले हैं माइक्रो एंजियोपेटिक हेमोलाइटिक अनीमिया को। ओके, सो गाइस, इसमें पेशेंट की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज है उनमें थ्रोम्बोए फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन किसी पर्सन की बॉडी में कब होगा, जब वहाँ पे कुछ एंडोथेलियम ब्लड वेसल वॉल रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पर इंजरी हो गई हो या उसका डिस्ट्रक्शन हो गया हो। इंटरनल इंट्रेंसिक फैक्टर भी हो सकता है, एक्सट्रेंसिक फैक्टर भी हो सकते हैं। अब इसको हम जब डिटेल में हम देखेंगे, DIC थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा और हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब ये क्या है? बेसिकली माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया के कॉजेज है। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको मेरे साथ ये समझना है कि ब्लड वेसल थी। ब्लड वेसल में हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में बहुत ही अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि क्लॉटिंग करनी होती है। ठीक है, अब इन पर्सन की बॉडी में माइक्रोथ्रोम्बॉय स्मॉल ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी यहाँ से ब्लड मूव हो रहा है, लाइक ब्लड का मूवमेंट ऑलवेज हो रहा है ब्लड वेसल्स में से, तो जब ब्लड यहाँ से मूव कर रहा है उनमें प्रेजेंट RBCs जब यहाँ से मूव करती है तो इतनी स्पेस नहीं होती है। अब देखिए, नॉर्मली यहाँ पे ब्लड वेसल में जो स्पेस रहती थी, अब उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है RBC के मूवमेंट के लिए। अब इसलिए RBC जब इन शॉर्ट स्पेसेस, बहुत यहाँ पे अब स्पेस कम रहेगी, देखिए ना, थ्रोम्बोय यहाँ फॉर्म हो गए, यहाँ पर भी कुछ थ्रोम्बोय फॉर्म हो जाएंगे। तो जब एक नॉर्मल RBCs इन माइक्रो थ्रोम्बोय में से पास ऑन होगी तो इनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, RBC हम नॉर्मल देखते हैं ना, 7 माइक्रोन की होती है डायमीटर की, सर्कुलर होती है। अब देखिए, क्या ये सर्कुलर है? नहीं, ये सर्कुलर नहीं है, इसका शेप जो है वो चेंज हो गया है। किस तरीके का दिख रहा है? इसे हम हेलमेट शेप भी देखते हैं। तो इसलिए ये जो RBCs है जो कि शेयर्ड हो गई है, RBCs आर शेयर्ड, एंड हम इन RBCs को हेलमेट सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप, इनका शेप हेलमेट की तरह दिख रहा है। और हम इन RBCs को सिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब फाइंडिंग है गाइस। जब हम ब्लड स्मेयर लेते हैं इन पेशेंट्स का, हमें किसी पेशेंट्स में पता करना है कि उन्हें क्या माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया है, तो हम उनकी RBCs को देखते हैं ब्लड स्मेयर में। और हमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में अगर RBCs इस हेलमेट सेल की तरह या सिस्टोसाइट्स की तरह दिखेगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि पर्सन की बॉडी में कहीं ना कहीं माइक्रोथ्रोम्बॉय स्मॉल ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज में फॉर्म हो चुके हैं, और इन्हीं माइक्रोथ्रोम्बॉय की वजह से RBCs का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और हम जानते हैं कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, RBC काउंट जो है वो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाता है, तो उस पर्सन की बॉडी में अनीमिया कॉज होता है। और ये कौन सा अनीमिया हो रहा है यहाँ पर? हिमोलाइटिक अनीमिया। हिमोलाइटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीम यानी कि RBCs का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। RBC के डिस्ट्रक्शन होने की वजह से अनीमिया कॉज हो रहा है, इसलिए हम इसको हिमोलाइटिक अनीमिया बोलते हैं। अब हम डिजीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। देखिए, स्मॉल ब्लड वेसल्स में हो रहा है, इसलिए माइक्रो एंजियोपैथिक मीन्स मतलब किस डिजीज़ की वजह से हो रहा है, लाइक कॉज ऑफ द डिजीज़। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया? बहुत सारे कॉजेज मैंने यहाँ मेंशन करके रखे हैं, बट हमें लेक्चर में DIC थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एंड हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम पर फोकस करना है अभी फ़िलहाल में। बाकी अदर फीचर्स भी हम डिटेल में देखेंगे। चलिए मैं अभी पहले रीड कर देता हूँ। सो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया? DIC डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, एक्लेम्शिया, स्क्लेरोडर्मा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मार्च हीमोग्लोबिनूरिया जो कि सोल्जर्स में कॉमन होती है। गाइस, इन सब कंडीशंस में अभी मैं आपको मार्च हीमोग्लोबिनूरिया को डिटेल में बताना चाहूँगा। मार्च हीमोग्लोबिनूरिया सोल्जर्स में कॉमन होती है। इस कंडीशन में RBCs का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सोल्जर्स जनरली ड्यूरिंग द मार्च अपने लेग्स को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से ज़मीन पर रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी लेग्स में प्रेजेंट स्मॉल ब्लड वेसल्स में इस तरीके से माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फोर्सफुली अपने लेग्स को रखते हैं ज़मीन पे। तो वहाँ पर एक लोकल इंजरी प्रोड्यूस होती है। लोकल इंजरी के कारण उनकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है लेग्स में, उनमें ऐसे इंजरी के कारण माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म होते हैं और
आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। आरबीसी से के ब्रेकडाउन होने की वजह से वहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़ होता है, एंड हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में लेवल इंक्रीज़ होने के बाद यूरिन में हीमोग्लोबिन एक्सक्रीट होता है। सो इस कंडीशन को हम मार्च हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं, जो कि सोल्जर्स में कॉमन होती है। वापस आते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि हमें माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया, अभी हमें 3 कॉजेज़ के मेनली देखना है। सबसे पहले डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को हम आने वाले लेक्चर्स में पूरा हम डिटेल में देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मोस्ट कॉमन कॉज है माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया का। ओके गाइस, अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में उसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी हमको और क्या देखना है, देखिए माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया ऑल्सो सीन इन थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा एंड हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, चलिए हम अब यहाँ हमने लिखा है कि यह थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा एंड हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम दोनों में दिखता है, तो हमें इन डिजीजेस को समझना जरूरी हो जाता है। तो समझते हैं थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा क्यों हो रही है और किन एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स में ये डिजीज़ होती है, और ये डिजीज़ के कारण हमें इन इंडिविजुअल्स में माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया देखने को मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा मोस्ट कॉमनली एडल्ट फीमेल्स में हमें थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा कॉज होता हुआ दिखता है। क्यों हो रहा है एडल्ट फीमेल्स में? क्योंकि इनकी बॉडी में, कुछ एडल्ट फीमेल्स की बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाते हैं अगेंस्ट द एंजाइम ADAM-TS13। ओके, मतलब एडल्ट फीमेल है, एडल्ट फीमेल की बॉडी में ADAM-TS13 कोई एंजाइम है, उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, जिसके कारण एडल्ट फीमेल को थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा कॉज हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है ये, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ टफ क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें ADAM-TS13 एंजाइम के बारे में समझना होगा। अगर ये एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होती तो इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है वो समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझिए नॉर्मल फंक्शन ऑफ ADAM-TS13। देखिए, नॉर्मली लीवर जो है, नॉर्मली लीवर रिलीज करता है ADAM-TS13 को हमारे ब्लड में। जब ADAM-TS13 ब्लड में आया, वो वॉन विलिब्रेंट मल्टी फैक्टर्स को डिटेक्ट करता है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मल्टीमर्स को वो स्मॉल मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा ये एंजाइम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एंजाइम चाहता है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको वो डिग्रेड कर दे, ताकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बिना कोई वजह, बिना कोई रीज़न के प्लेटलेट्स को एग्रीगेट और एडिशन ना करवाए। चलिए, जो लोग को टफ लग रहा है उनके लिए और ईजी करा जाए। हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस और की स्टेप्स को समझा था। वहाँ हमने देखा था ना कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर कब रिलीज़ होता है? जब एंडोथेलियम डैमेज होती है और ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट और एडिशन में काम आता है। बट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मल्टीमर्स कुछ कुछ ब्लड में भी प्रेजेंट है, और अगर वो ब्लड में प्रेजेंट रहेंगे तो वो बिना कोई रीज़न के प्लेटलेट्स को अपनी तरफ एग्रीगेट और एडिशन करवा लेंगे, जिसकी वजह से हमें हर जगह ब्लड में इस तरीके से माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म हो जाएंगे। देखिए ना, यहाँ मैंने एंडोथेलियम ब्रेक करी, कहीं पे भी एंडोथेलियम की इंजरी आपको यहाँ दिखी? नहीं दिखी, फिर भी माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म हो गए। क्यों फॉर्म हो गए? क्योंकि ये भी एक कॉज हो सकता है कि ADAM-13 जो है वो प्रेजेंट नहीं है किसी पर्सन की बॉडी में, तो वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी में और या मल्टीमस उसके प्रेजेंट है ब्लड में, उनको डिग्रेड नहीं कर पा रहा है। सो नॉर्मली अगर ADAM-TS13 प्रेजेंट है किसी पर्सन की बॉडी में, वो वॉन विलिब्रेंट मल्टीमर्स को स्मॉल मोनोमर्स में कन्वर्ट करेगा ताकि उनका डिग्रेडेशन हो जाए, जिसकी वजह से देयर विल बी नो प्लेटलेट एडिशन इज सीन नॉर्मली। कोई भी प्लेटलेट का बिना मतलब के, बिना कोई रीज़न के एडिशन या एग्रीगेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही नहीं रहेगा। प्लेटलेट्स का एडिशन एग्रीगेशन कब होता है? जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्रेजेंट हो। और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हमारी नॉर्मली हम चाहते हैं कि ब्लड में कहीं पर भी प्लेटलेट का बिना कोई इंजुरी के एडिशन या एग्रीगेशन ना हो, तो हमें इन बड़े मल्टीमस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स के उनको डिग्रेड करना होगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि लीवर रिलीज कर रहा है। ओके, अब क्या हो रहा है, कुछ एडल्ट फीमेल पेशेंट्स में इस एंजाइम के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है।
अभी ऑटो एंटीबॉडीज़ मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि वो इस एंजाइम का डिग्रेड कर देगी, जिसकी वजह से इस एंजाइम का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में, हमारी नहीं एडल्ट फीमेल्स की बॉडी में कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ इनको डिस्ट्रक्शन कर रही है इनका। ओके, सो अब क्या इन फीमेल एडल्ट फीमेल्स में स्मॉल मोनोमर्स बन के वॉन विलियन फैक्टर का डिग्रेडेशन होगा? नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ मेंशन करा है कि डिक्रीज लेवल ऑफ ADAMTS13 की वजह से लार्ज वॉन विलियन फैक्टर अनक्लीव्ड मल्टीमर्स का क्लीवेज नहीं होगा। वो क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहेंगे और वो प्लेटलेट का एडिशन करेंगे। और ये प्लेटलेट एडिशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि इस पर्सन या इस पेशेंट फीमेल की बॉडी में, इस फीमेल पेशेंट की बॉडी में कहीं पर भी कोई इंजरी नहीं हुई है कि प्लेटलेट का एडिशन और एग्रीगेशन कॉज हो रहा है। विदाउट कोई इंजरी इस फीमेल पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स में बहुत सारी जगह पे माइक्रोथ्रोम्बॉय का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कॉज एक सिंपल सा है। ADAMTS13 एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी वॉन विलियन मल्टीफैक्टर्स को स्मॉल मोनोमर्स में कन्वर्ट करना था ताकि उनका डिग्रेडेशन हो जाए। बट ऐसा अगर नहीं होता है, अगर इस वॉन विलियन फैक्टर का क्लीवेज नहीं होता है, तो वॉन विलियन फैक्टर जैसा कि हमने देखा था, बहुत ही सारे वॉन विलियन फैक्टर प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने समझा था, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है। वॉन विलियन फैक्टर्स प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने, एडिशन और एग्रीगेशन दोनों में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है ड्यू टू वॉन विलियन फैक्टर और प्लेटलेट इंटरेक्शन। अब देखिए हमें यहाँ तक ये समझ में आया कि माइक्रोथ्रोम्बॉय यहाँ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के पेशेंट्स में फॉर्म हो जाएंगे और ये माइक्रोथ्रोम्बॉय कॉज होने से हमें माइक्रो एंजियोपेटिक हेमोलाइटिक अनीमिया इस फीमेल पेशेंट्स में दिख सकती है। सिंपल है, इनकी बॉडी में ही माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म हुए, वो इसी तरीके से आरबीसीज को ब्रेक डाउन करेंगे और इस एडल्ट फीमेल पेशेंट में हमें माइक्रो एंजियोपेटिक हेमोलाइटिक अनीमिया भी दिखेगा। ओके, बहुत सारे प्लेटलेट्स इन माइक्रोथ्रोम्बॉय को फॉर्म करने में यूज़ हो जाएंगे। एबनॉर्मल प्लेटलेट एडिशन हो रहा है तो बॉडी में प्लेटलेट काउंट जो नॉर्मल रहता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अब आपको बहुत ही ईजिली ये डिजीज़ याद रह जाएगी। कैसे? देखिए इस फीमेल पेशेंट की बॉडी में क्या बन रहे हैं? माइक्रोथ्रोम्बॉय। इसलिए हमने यहाँ क्या बोला? थ्रोम्बोटिक। माइक्रोथ्रोम्बॉय को फॉर्म करने के लिए जो प्लेटलेट्स यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से इसकी पर्सन की बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिक एंड पर्प्यूरा। देखिए हम जानते हैं जब भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है तो हमें पर्प्यूरास स्किन पे दिखते हैं पेशेंट की। सो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। आई थिंक आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। अब आप चिंता मत करिए, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है इस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के, वो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स एंड ट्रीटमेंट। बट ये सबको देखने से पहले हमें यहाँ पर मैंने जो एक और कॉज मेंशन करा था माइक्रो एंजियोपेटिक हेमोलाइटिक अनीमिया का, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, उसको भी समझना है। जब हम हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम को समझ लेंगे उसके बाद हम थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा एंड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम दोनों के क्लिनिकल फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट को साथ में समझेंगे। ओके, मतलब दो डिजीज़ के हम क्लिनिकल फीचर्स और फाइंडिंग्स सबको एक साथ समझेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। चलिए, क्योंकि ये डिजीज़ आपस में एक दूसरे से लिंक कर रही है, मतलब लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके क्लिनिकल फीचर्स में, कुछ ही डिफरेंस है, मैं आपको भी आगे बताऊँगा। ओके, देखिए अब हम समझेंगे हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हम इस डिजीज़ को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये कॉज है माइक्रो एंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया का। पर्सन की बॉडी में थ्रोम्बस फॉर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी बॉडी में अनीमिया हो रहा है और वो इस डिजीज़ और इस सिंड्रोम और इस डिजीज़ में भी देखने को मिल रही है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम दो टाइप की है, टिपिकल एंड एटिपिकल। यहाँ मैंने जो समझाने के लिए ड्रॉ करा है, ये मैंने समझाने के लिए ड्रॉ करा है टिपिकल हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जो कि क्लासिकली हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है।
चिल्ड्रंस में हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं चिल्ड्रंस आपके पास, इसमें आपको किस तरीके के पेशेंट्स आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। आपके पास कोई एक पेरेंट्स आएंगे अपने बच्चे को लेके, वो कहेंगे कि इसने कच्चा या लाइक अच्छे से पका नहीं था मीट, तो इसने कच्चा या अंडर कुक्ड बीफ खा लिया। बीफ खाने के बाद इसको रात में बहुत सारी उल्टियाँ हुई है, बहुत सारा पेट दर्द हुआ है और इसको डायरिया हुआ। ओके, तो आपको समझना है ये सिम्टम्स, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया देखने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि अंडर कुक्ड बीफ में कोई बैक्टीरिया होगा जिसने इस चिल्ड्रन को अफेक्ट करा। देखिए, अंडर कुक्ड बीफ में बैक्टीरिया मिला ई कोलाई O157S7। ये बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया का एक सब टाइप है जो कि टॉक्सिन रिलीजिंग हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो कि टॉक्सिन्स बच्चे में गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा देंगे। तो हमें सिम्टम्स के साथ साथ ये समझ में आना चाहिए कि इस बच्चे में, इन बच्चों में जब ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ तो ई कोलाई के इन्फेक्शन के बाद इन बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस दिखेगा। सो ई कोलाई रिलीजेस वेरोटॉक्सिन विच कॉजेज गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डैमेज ऑफ द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के डैमेज होने के बाद की स्टोरी आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। क्या होता है जब एंडोथीलियम डैमेज होती है? जब किसी साइट ऑफ इंजरी पे एंडोथीलियम डैमेज होती है तो क्या होता है? नॉन विलिवेंट फैक्टर रिलीज होते हैं, वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे, एडेशन, एग्रीगेशन एंड वही पूरी स्टोरी प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म होने की। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी ये वाली लाइन। माइक्रो एंजियोपेटिक के जो कॉज में मैंने मेंशन करी थी कि माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया इज सीन इन थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा एंड हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोमिक पर्प्यूरा में आपने देखा ADAMTS13 एंजाइम की डिफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से हमें माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म होते हुए दिखे। और यहाँ पर हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में कोई एंजाइम की डिफिशिएंसी नहीं थी, बस गलती ये थी बच्चे ने अंडर कुक्ड बीफ खाया, जिसकी वजह से ई कोलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और उसने एंडोथीलियम को डैमेज करा एंड फाइनली प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म हो गए। तो ये बेसिकली कॉज है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का। और हमें कहाँ देखने को मिल सकता है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम? गाइस, ड्रग, अगर किसी पेशेंट्स में कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स में हमें हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। सो हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम इज ड्यू टू एंडोथेलियल डैमेज caused by drug overdose और इन्फेक्शन बाय ई कोलाई बैक्टीरिया। चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम टिपिकल और एटिपिकल टाइप का होगा। टिपिकल हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हमने बहुत ही अच्छे से समझा, जिसमें हमने देखा प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म हो रहे हैं। एटिपिकल हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एटिपिकल हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। द कॉज ऑफ हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम इज complement protein deficiency. So atypical hemolytic uremic syndrome seen in complement protein deficiency patient and deficiency of factor H, factor I and CD44 इन पेशेंट्स में भी हमें एटिपिकल hemolytic uremic syndrome देखने को मिलता है। हम इसको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इन पेशेंट्स में, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के पेशेंट्स में हमें क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी, लैबोरेटरी फाइंडिंग्स, एंड हम क्या उनका ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम समझते हैं हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की क्लिनिकल फाइंडिंग। यहाँ पर मैंने क्लिनिकल फाइंडिंग्स TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा की भी लिख के रखी है। क्यों लिख के रखी है साथ में मैंने हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के? क्योंकि हमें बहुत सारी क्लिनिकल फाइंडिंग हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा की कॉमन मिलेगी। दोनों पेशेंट्स में कॉमन फाइंडिंग्स होगी। चलिए देखते, पहले समझते हैं, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। देखिए, हम जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेटलेट्स जब माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म करने में यूज़ हो रहे हैं तो हमें प्लेटलेट काउंट इन पर्सन्स में कम दिखेगा। इन पेशेंट में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से डिक्रीज़ हो जाएगा
और हम जानते हैं कि जब भी प्लेटलेट काउंट कम होता है उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमें स्किन एंड म्यूकोजल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहली क्लिनिकल फाइंडिंग हमें इन पेशेंट में क्या होगी, स्किन एंड म्यूकोजल ब्लीडिंग ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, सेकेंड क्लिनिकल फाइंडिंग हमें क्या देखने को मिलेगी, इन पेशेंट्स में हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में माइक्रोथ्रोम्बोए फॉर्म हो रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन पर्सन्स में माइक्रो एंजियोपेटिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइक्रोथ्रोम्बोए की वजह से आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा और इन पर्सन्स में अनीमिया कॉज हो जाएगा। एंड लास्ट फाइंडिंग हम इसमें देखते हैं रीनल इनसफिशिएंसी। देखिए, रीनल इनसफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, ये जो थ्रोम्बोए प्लेटलेट थ्रोम्बोए जो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ साथ जो किडनी में ब्लड वेसल्स हैं, लाइक किडनी में आपका जो भी ब्लड सप्लाई है उनमें भी ये कॉज हो सकते हैं। सो जो हमारा काम था किडनी से फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा और यूरिन कंसंट्रेशन, वो सब अफेक्ट होगा इन पेशेंट्स में। तो अब आपको इजीली समझ में आ गया कौन सा फंक्शन अफेक्ट हो रहा है, यूरिन के रिलेटेड। अगर यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है और यूरिया जिसको हम एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द किडनी, वो भी अफेक्ट होगा। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा यूरेमिक सिंड्रोम। हिमोलाइटिक क्योंकि आरबीसीज का ब्रेक डाउन होगा माइक्रोथ्रोम्बोए फॉर्म होने के। यूरेमिक मतलब बहुत सारा यूरिया का रिटेंशन होना बॉडी में। क्यों रिटेंशन होना, क्योंकि किडनी की इनसफिशिएंसी हो गई। किडनी की इनसफिशिएंसी क्यों हुई, क्योंकि बहुत सारे थ्रोम्बोए फॉर्म कहाँ हो गए, किडनी की ब्लड वेसल्स में। तो वो किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही। किडनी का काम था यूरीमिया को एक्सक्रीट करना, बहुत ही ख़राब चीज़ होती है यूरिमिक एसिड। अगर वो बॉडी में रिटेन कर जाएगा, गाउट करता है बहुत सारे पेशेंट, हमने बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से पढ़ के रखा है। गाउट एक अलग चीज़ है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, यूरिमिया। सो यूरिमिक पेशेंट हो जाएगा पेशेंट में, तो हिमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम है ये। आपको बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए ये सिंड्रोम अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके से अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको याद लंबे समय के लिए रहेगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो मैं इस क्लिनिकल फाइंडिंग जो मुझे हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में मिली है, इसको मैं ट्रायड बोलता हूँ या मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। ट्राइंगल क्यों बनाता हूँ, और ट्राइंगल को मैं निमोनिक से याद करता हूँ। इस ट्राइंगल में मैंने लिख के रखा है RAT, रैट इन HUS। बहुत सारे समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि सर क्या निमोनिक देना चाह रहे हैं। R से मेरा मतलब है रीनल इनसफिशिएंसी, R रीनल इनसफिशिएंसी। A से मेरा मतलब है अनीमिया एंड T से मतलब है मेरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो तीन मुझे ट्रायड मुझे इस सिंड्रोम में मिलते हैं। ट्रायड क्लिनिकल फाइंडिंग्स मुझे मिलती है, एक तो रीनल इनसफिशिएंसी, सेकेंड अनीमिया, कौन सा, माइक्रोएंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया, एंड थर्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन पेशेंट में मुझे दिखता है। मतलब इनमें स्किन और म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से पहले बता चुका हूँ। सो रेट फीचर्स मुझे, रेट का ट्रायड मुझे इन पेशेंट्स में दिखेगा, किन में, HUS, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में। चलिए, हमने हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स को समझ लिया। अब हमें समझना है जो दो एक्स्ट्रा यहाँ मैंने लिख कर रखे, फीवर और CNS इनसफिशिएंसी, ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा के क्लिनिकल फीचर। क्यों मैंने यहाँ साथ में मेंशन करे, क्योंकि देखिए थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा के पेशेंट्स में भी हमें स्किन और म्यूकोजल ब्लीडिंग दिखेगी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ प्लेटलेट यूज हुई है माइक्रोथ्रोम्बोए फॉर्म करने के लिए, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन पेशेंट्स में भी दिखेगा। एंड माइक्रो एंजियोपेटिक हिमोलाइटिक अनीमिया भी हमें थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्प्यूरा के पेशेंट में दिखेगा। अब फीवर, गाइज फीवर हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट में भी होता है, बट मोर कॉमन है TTP के पेशेंट्स में, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा के पेशेंट में। एंड हमें थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा के पेशेंट में CNS इनसफिशिएंसी दिखेगी। देखिए, याद रखिएगा, रीनल इनसफिशिएंसी मैंने कहाँ बताई है, HUS के पेशेंट्स में। CNS इनसफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, TTP के पेशेंट्स, मोर कॉमन इन TTP। रीनल इनसफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन HUS पेशेंट्स। CNS इनसफिशिएंसी के कारण हमें इन पेशेंट्स में मेंटल रिटार्डेशन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी CNS की जो ब्लड वेसल्स हैं वो अफेक्ट हो रही है। तो जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को, वो अफेक्ट होगा। किस डिसऑर्डर में अफेक्ट होगा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा के पेशेंट्स में। क्लिनिकल फाइंडिंग समझने के बाद अब हम समझेंगे लेबोरेटरी फाइंडिंग। लेबोरेटरी में आप जब इन
पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके आएँ तो आपको क्या क्या फाइंडिंग्स, इसमें क्या क्या पता करना होगा। देखिए, आपको इजीली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जज हो जाएगा। आप जब प्लेटलेट काउंट देखेंगे तो आपको इनमें प्लेटलेट काउंट कम दिखेगा, जो कि हम बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं क्यों कम दिखता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ साथ हमें इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई भूल गया है कि हम कौन कौन से टेस्ट लगाते थे हीमोस्टेसिस के लिए, तो वापस मैं आपको यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्लेटलेट काउंट देखते हैं हम पेशेंट में, और ब्लीडिंग टाइम देखते हैं। वापस आ जाइए यहाँ, देखिए वही बात कर रहा हूँ मैं ब्लीडिंग टाइम देख रहा हूँ पेशेंट में। ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया है क्योंकि प्लेटलेट्स है ही नहीं, क्लॉटिंग होगी नहीं, बहुत सारा ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इन पेशेंट की बॉडी में क्या रहेगा, नॉर्मल। क्यों इन पेशेंट की बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल है? क्योंकि हमने यहाँ पर इन डिसऑर्डर में कहीं पर भी कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा। हमने हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा दोनों ही डिसऑर्डर में सिर्फ प्लेटलेट का एडिशन देखा है। कोई भी हमने यहाँ पर कोगुलेशन कैस्केड रिलेटेड एक्टिविटी नहीं देखी है। सिंपल, यहाँ पे कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेटेड नहीं रहता है, उसका कोई रोल नहीं होता है इन डिसऑर्डर में। इसलिए हमें जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, जो कि कोगुलेशन कैस्केड के फैक्टर्स को हमें इंडिकेट करते कि उसकी डिफिशिएंसी है या नहीं, वो नॉर्मल है यहाँ पे। ठीक है, इन पेशेंट्स में क्या होगा, अनीमिया। ये तो हम कभी नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। अनीमिया के साथ साथ अगर आप ब्लड, आपकी इच्छा होगी कि लेबोरेटरी फाइंडिंग में आप पर्सन का ब्लड सैंपल लेके आए, आप फेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाइए, उसमें आपको सिस्टियोसाइट्स दिखेंगे। आरबीसी का शेप कैसे दिखता है, सिस्टियोसाइट्स, हेलमेट सेल्स, या मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे थे ये। तो लगभग आपको इस साइड, इस एग्जैक्ट ऐसा आरबीसी का शेप दिखता है फेरिफेरल ब्लड स्मीयर पे। ओके, देन आपने बोन मेरो बायोप्सी भी करी, बोन मेरो एस्पिरेशन करा, बोन मेरो को भी आपने देखा पर्सन की बॉडी में कि बोन मेरो क्या वर्क अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इन पेशेंट्स की बॉडी में बोन मेरो बहुत ही अच्छे से वर्क करता हुआ दिखेगा, क्योंकि बोन मेरो बहुत सारा अगर मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेनी टाइम्स क्या होता है, बोन मेरो में मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि हम जानते हैं इन्हीं से प्लेटलेट्स, ये प्रीकर्सर सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स के। ओके, तो हमें बोन मेरो बायोप्सी करना भी इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये जानना भी ज़रूरी होता है कि क्या प्रीकर्सर सेल्स जितना बनना चाहिए पर्सन की बॉडी में उतने है या नहीं है। तो यहाँ जो ये प्रीकर्सर सेल्स है, इसका नंबर भी बोन मेरो पे इंक्रीज़ हो जा रहा है। अब बोन मेरो में इनका नंबर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी चाहेगी कि जो प्लेटलेट्स यूज़ हो गए हैं माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म करने में, जिसकी वजह से बॉडी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है, प्लेटलेट का काउंट कम हो गया है, तो बोन मेरो चाहेगी कि मैं प्लेटलेट का काउंट जो बॉडी में कम हो गया उसको मैं नॉर्मल कर दूँ। इसलिए वो बहुत सारे जो प्रीकर्सर सेल्स है, मेगा कैरियोसाइट्स, उनको बनाना स्टार्ट कर देगी। ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट बताना चाहूँगा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के पेशेंट के लिए। हम इन पेशेंट्स में प्लाज्मा फेरेसिस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होती है? प्लाज्मा फेरेसिस में हम जानते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करा जाता है। अब इन थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के पेशेंट में हम ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग क्यों कर रहे हैं? सोचिए, आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। देखिए, इन पेशेंट की बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही है। ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या होती है? प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस क्या करती है? इन ऑटो एंटीबॉडीज़ को ब्लड से सेपरेट कर देगी, ब्लड से रिमूव कर देगी। सो हम प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, जिसमें कि इस मेथड की वजह से जो ऑटो एंटीबॉडीज़ इन पेशेंट्स में ADAMTS13 एंजाइम को इनिबिट करती थी, उनका रिमूवल हो जाएगा। तो इस एंजाइम का इनिबिशन नहीं होगा तो पर्सन को थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा का एक अच्छा तरह सा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इस डिसऑर्डर में? हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेगा? देखिए, आपने जो ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट थी ऑटो एंटीबॉडीज, उसको रिमूव कर दिया। किसके थ्रू रिमूव करा? प्लाज्मा फेरेसिस टेक्निक के थ्रू। अब इस फीमेल पेशेंट में और ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएगी। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो सिंपल है, ब्लड में जो प्रेजेंट थी ऑटो एंटीबॉडीज, उसको प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू रिमूव कर दिया, और नई एंटीबॉडीज फॉर्म ना हो इसके लिए आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
इनको दे दिए। तो ये ट्रीटमेंट हो गया थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। तो अब समझते हैं ट्रीटमेंट हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट के लिए। इन पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड हीमोडायलिसिस। क्यों एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं? सिंपल है। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट में हमने देखा बैक्टीरियाज वेरोटॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे ताकि जो बैक्टीरिया इतनी सब डिजीज़ कॉज कर रहे हैं ये कॉज ना कर पाए, एंडोथेलियम का डैमेज ना कर पाए। एंड हम यूज़ करेंगे हीमोडायलिसिस। क्यों हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इन पेशेंट्स में यूरेमिक सिंड्रोम, रीनल इनसफिशिएंसी देखने को मिली थी, यूरीमिया का रिटेंशन हो गया है, उस कंडीशन को भी हमें ठीक करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन पेशेंट्स में हीमोडायलिसिस कर लेंगे। सो एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट एंड हीमोडायलिसिस फॉर हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। सो गाइस, आज हमने समझा है माइक्रो एंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया को, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझा कि इन पेशेंट्स में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्मेशन से हो रहा है, और माइक्रो एंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज DICA, जो कि हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। और माइक्रो एंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया के कॉजेस हमने यहाँ मेंशन करें TTP एंड HUS। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा के पेशेंट में हमने देखा ADAMTS13 एंजाइम के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म हो जा रही है, जिसकी वजह से लार्ज von Willebrand फैक्टर्स का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, और फाइनली माइक्रोथ्रोम्बॉय इन पेशेंट में फॉर्म हो रहे हैं। देन हमने समझा हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम को। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में हमने देखा E. coli बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एंडोथेलियम सेल्स का डैमेज हो रहा है, प्लेटलेट्स के माइक्रोथ्रोम्बॉय फॉर्म हो रहे हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमने ट्रायड देखा। ट्रायड हमने किसके लिए देखा? HUS, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के लिए, जिसमें हमने ट्रायड में 3 चीज़ें देखी है। रीनल इनसफिशिएंसी मोस्ट कॉमन सीन इन हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में, अनीमिया माइक्रो एंजियोपेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया देखा हमने, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखा। देन इन्हीं क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा के पेशेंट्स में, जिनमें फीवर और CNS इनसफिशिएंसी मोर कॉमन रहेगी। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें तो हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम देखा, नॉर्मल PTT लेवल रहेगा। अनीमिया के साथ साथ हमें इनकी RBCs जो है सिस्टियोसाइट्स दिखेंगे। बोन मेरो में मैकाकेरियोसाइट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा के पेशेंट्स में प्लाज्माफेरेसिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के पेशेंट में हम एंटीबायोटिक्स एंड हीमोडायलिसिस यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, जिसमें कि ADAMTS13 एंजाइम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी में।